सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। राहुल और उसके पिता प्रकाश से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी और ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। राहुल के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे। इसके बावजूद राहुल अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। राहुल बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। राहुल के पिता प्रकाश राव लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफ़र उन्होंने अकेले ही तय किया था, पर राहुल को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था और अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फ़ायदा उसने कभी नहीं उठाया था। राहुल की माँ निर्मला ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसके अंदर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और ज़रूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज़ और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फ़ोन आने पर राहुल तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके राहुल को बहुत सुकून मिलता था। 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। राहुल के पिता प्रकाश राव का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। राहुल की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। राहुल देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला गया, तभी उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। उसने अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी राहुल एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर राहुल को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी नहीं रही। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। राहुल भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। प्रकाश राव और उनकी पत्नी निर्मला मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। राहुल भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। राहुल की माँ के बहुत जोर देकर बोलने पर भी राहुल ने अपनी किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। राहुल के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी निर्मला को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो राहुल ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। प्रकाश राव ने बेटे को सीने से लगा लिया। राहुल की माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां राहुल ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद
भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। राहुल के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, राहुल इधर आओ, विजय अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। विजय अंकल प्रकाश राव के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार फैला था। राहुल ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार प्रकाश, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के ज़माने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। राहुल चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विजय अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। राहुल बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया ज़रा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक़ है, इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते राहुल की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। प्रकाश राव को राहुल का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ राहुल, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। राहुल ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। प्रकाश राव बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता राहुल, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद है, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। राहुल बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं बनता पिताजी, छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होती है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी है पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते। प्रकाश राव का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने जैसी लग रही थी। उन्होंने राहुल से कहा, तुम या तो विजय अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। राहुल की माँ निर्मला, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप। इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या। प्रकाश राव को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने निर्मला को बोलकर चुप करा दिया था। राहुल बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से है। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है।
बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार करना नहीं चाहते। ऐसा बोलकर राहुल माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। निर्मला पति से गुहार लगाती रही, मगर प्रकाश राव ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना। 4 दिन में वापस आओगे ठोकरें खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी की कल्पना नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर ना राहुल वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में निर्मला की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। प्रकाश राव को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को ना जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ से उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में राहुल को याद करके कई बार वे रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। निर्मला और कमज़ोर न पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने प्रकाश राव खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर निर्मला को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। निर्मला अपने मन में सोचती ही कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। निर्मला दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फ़ोन उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। निर्मला एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो? किसका फ़ोन है? छोटे साहब का फ़ोन है मैडम, नौकर बोला। निर्मला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फ़ोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फ़ोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो राहुल बेटा, कैसे हो बेटे? 5 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में। घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? राहुल बोला। बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो मैं कुछ बोल पाऊँगा ना। पिताजी कैसे हैं? माँ, आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई माँ। पिताजी से बात कराओ ना, राहुल ने आग्रह किया। तो निर्मला बोली, वे ऑफिस में हैं बेटा, तू सब कुछ छोड़ पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लेने के लिए। राहुल हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ। लंदन में? आश्चर्य से बोली निर्मला। बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं है ना? अक्सर किसी कारण से जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती है तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? निर्मला के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। राहुल सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, राहुल बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल लखनऊ में ही था। जिस मैगज़ीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर
ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहे। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते राहुल का गला भर आया था। उधर निर्मला की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वाले देखो, आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। राहुल ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए लंदन की टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, निर्मला ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तुमने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर निर्मला ने फ़ोन रख दिया। आज निर्मला को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से राहुल के पिता के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी। वे चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आँखों से उसके पिता के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। राहुल के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। निर्मला अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। उन्हें देखते ही प्रकाश राव बोले, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? निर्मला बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी ना जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज़ है क्या? अब तक मेरे से उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। निर्मला बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है? सुनकर राहुल के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा निर्मला ने प्रकाश राव के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना निर्मला? निर्मला बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। प्रकाश राव को निर्मला को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। निर्मला ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए। हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के एक साथ शामिल होना चाहता है। प्रकाश राव के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।